नेपोलियन ने कहा है, जिसे पराजित होने का भय है उसकी हार निश्चित है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जीवन में हार या जीत की परवाह किए बिना सदैव संघर्ष करें, परिश्रम करें, सकारात्मक सोचें, आशावादी रहें। जीत आपकी होगी, मंजिल आपको मिलेगी, सफलता आपकी होगी। नमस्कार साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण डिस्कशन सत्र में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक है आज का, परीक्षा कक्ष में प्रश्न पत्र को हल करते समय ध्यान रखने वाली मुख्य बातें। यानी जब आप अपने जीवन में सफल होने के लिए किसी परीक्षा कक्ष में कोई परीक्षा दे रहे हैं तो उस समय आपको किन बातों पर मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए जो कि आपकी सफलता के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आत्मविश्वास कैसे मजबूत रखें परीक्षा कक्ष में, प्रश्न पत्र के किस भाग को पहले करें और किसको बाद में या अंत में करें, प्रश्नों को सही से कैसे समझें, इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रश्न को विभिन्न चरणों में कैसे हल करें, इस पर चर्चा करेंगे। कौन से प्रश्न को हल करें और कौन से प्रश्न को छोड़ दें, इस पर भी विस्तार से हम बातचीत करेंगे। कितने प्रश्न हल करें, इसका अनुमान कैसे लगाएं, इसके अतिरिक्त समय का प्रबंधन कैसे करें, यानी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें परीक्षा हॉल में। साथ ही निष्कासन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कैसे करें। इसके अलावा OMR सीट कब भरें, और अंत में हम जानेंगे और किन किन मुख्य बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा को। एक कहावत है, पढ़ता तो है पर पढ़ता क्या है। यानी हर कोई अध्ययन करता है परंतु सफल कुछ ही लोग होते हैं, और सफल वे लोग होते हैं जिनके पास सफलता के कुछ सूत्र होते हैं, सफलता के कुछ मंत्र होते हैं, उनके पास कुछ रणनीतियां होती हैं, यानी उनके पास एक स्मार्ट तरीका होता है, स्मार्ट वे होता है। आप जानते हैं सफलता एक सार्वजनिक उत्सव है और असफलता एक व्यक्तिगत शोक। तो आज हम यहाँ पर कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदु पर डिस्कस करेंगे जो कि परीक्षा कक्ष में अपनाई जाने वाली कुछ रणनीतियां हैं, कुछ सूत्र हैं, या कहें कुछ मंत्र हैं जो आपकी सफलता के लिए, आपके मंजिल को हासिल करने के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आत्मविश्वास कैसे मजबूत रखें जब आप परीक्षा देने जाते हैं। आप आत्मविश्वास को नॉर्मल रखें, ना तो हाई रखें और ना लो रखें। आप आम दिनचर्या की तरह नॉर्मल रहें, सामान्य रहें। और यदि आपको आत्मविश्वास से संबंधित कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो आप परीक्षा कक्ष में 8 से 10 लंबी गहरी सांसें लें, थोड़ा सा पानी पिएं, आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा। आप अपने मेहनत पर विश्वास रखें कि मैंने अध्ययन किया है, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे से स्टडी की है, तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। वहाँ पर सकारात्मक सोचें, आशावादी सोच रखें। दूसरा है प्रश्न पत्र के किस भाग को पहले करें और किसको बाद में या अंत में। कोई प्रश्न पत्र कई भागों में विभक्त हो सकता है, 3 भागों में, 4 भागों में या 2 भागों में। तो आप उस भाग को पहले हल करें जिस पर आपकी पकड़ अच्छी है। आप घर से ही रणनीति बना दें कि मुझे ये वाला पार्ट्स पहले करना है, इतने मिनट के अंदर करना है, इस प्रकार से सोच लें। क्योंकि जिस भाग पर आपकी पकड़ अच्छी होगी, आपकी स्टडी अच्छी होगी, तो वहाँ आप मार्क्स भी अच्छे गेन करोगे और वहाँ आप कम समय में बेहतर भी कर पाओगे। इसलिए आप उस पार्ट्स को पहले करें जिस पर आपकी पकड़ अच्छी है, आपका ज्ञान अच्छा है, आपको उस पर आत्मविश्वास है अच्छे मार्क्स प्राप्त करने का। तीसरा है प्रश्न को सही से कैसे समझें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको परीक्षा कक्ष में
प्रश्न पत्र में दिए गए प्रश्न की भाषा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप पहले तो प्रश्न को प्रारंभ से अंत तक पढ़ें। कई प्रश्न सही है, सही नहीं है, उपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, इस प्रकार से होते हैं, तो आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है। दूसरा, प्रश्न में जो कठिन शब्द हैं उनको सरल करने की कोशिश करें, उनको तोड़ें और उनको सही और सरल भाषा में, सरल अर्थों में समझने की कोशिश करें। इसके लिए आप बाइलिंगुअल तरीका अपना सकते हैं। यदि अंग्रेजी का शब्द कठिन लग रहा है तो आप हिंदी में उसे देखें, और यदि हिंदी में आपको बहुत कठिन लग रहा है तो आप उसे अंग्रेजी में देखें, उससे आप प्रश्न को सही से समझ पाओगे। अब हम यहाँ से आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, फिर अंत में और हम इस पार्ट्स पर आएंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि प्रश्न पत्र को कम से कम 4 चरणों में हल करें। आप प्रश्न पत्र को 4 राउंड में हल करें। पहला चरण, इस चरण में आप उन प्रश्नों को हल करें जिनका उत्तर आपको 100% आता हो, यानी ऐसे प्रश्न जहां आपको कोई डाउट नहीं है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई संदेह नहीं है, और आप उसके उत्तर को एकदम किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में गलत कर ही नहीं सकते। जो आपको 100% आता हो उसे आप पहले चरण में अटेम्प्ट करें। केवल इन प्रश्नों को पहले चरण में अटेम्प्ट करें। दूसरा चरण, ऐसे प्रश्न जिनमें आपको केवल 2 विकल्पों में संदेह हो। जैसे 4 विकल्प होते हैं तो आपको 2 विकल्प में तो स्पष्ट है कि आप के हिसाब से ये 2 इसके उत्तर हो नहीं सकते, अब इन दोनों में से इसका उत्तर होना है। तो दूसरे चरण में आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करें, यानी ऐसे प्रश्न जिनमें आपको केवल 2 विकल्पों में संदेह है, उनको आप इस चरण में करेंगे। तीसरा चरण, इसमें आप ऐसे प्रश्नों को हल करें जिनमें आपको 3 विकल्पों में संदेह है, यानी आपको केवल एक ही विकल्प ऐसा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि यह इसका उत्तर नहीं हो सकता, बाकी 3 विकल्प आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो तीसरे राउंड में आप इस प्रकार के प्रश्न को हल करें। और चौथा और अंतिम चरण, इसमें आप ऐसे प्रश्न को हल करें जिसको आप किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल सही नहीं कर सकते, यानी आप इन प्रश्नों को एकदम छोड़ दें, इन्हें हल करें ही ना। तो आपको मेनली 3 ही स्टेप के प्रश्नों को करना है। पहले चरण में वे प्रश्न जो आपको 100% आते हैं। दूसरे चरण में वे प्रश्न जिनमें आपको 50% डाउट है, यानी केवल 2 विकल्पों पर संदेह है। तीसरे प्रश्न या तीसरा चरण जिसमें आपको 75% डाउट है, यानी 3 विकल्पों में संदेह है और केवल एक विकल्प आपको स्पष्ट तरीके से लगता है कि यह इसका उत्तर नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरणों से जानते हैं निष्कासन यानी एलिमिनेशन विधि को प्रयोग करते हुए आप प्रश्नों को कैसे हल करें। एलिमिनेशन का मतलब होता है निष्कासन करना, अलग कर देना, पृथक कर देना, हटा देना, डिलीट कर देना। तो आपको परीक्षा में हमेशा एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। उदाहरण के लिए, जैसे आप ये पहला प्रश्न है और ये आपको आता है, यानी आपको 100% आता है, आपको लगता है कि इस प्रश्न को मैं किसी भी कंडीशन में गलत नहीं कर सकता। हाँ, आपको प्रश्न पूरा पढ़ना है। आपने प्रश्न पढ़ा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अस्तित्व में कब आया? आपको डायरेक्ट इसका उत्तर आता है ऑप्शन नंबर को 2009 में। तो आप इसके उत्तर को सीधा कर सकते हैं, यानी इस पर आप टिक कर दें। इस प्रकार से आप टिक कर दें। OMR सीट को पहले फिल ना करें, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो ये प्रश्न आपको आ गया। आप विकल्प पर क्लिक ना करें पेपर में, आप सिर्फ प्रश्न पर सही का टिक लगा दें कि ये मुझे आ जाता है और ये आपका हल हो गया। यानी पहले राउंड में आप केवल उन प्रश्नों को हल करें जो आपको 100% आते हैं। अब जैसे ये दूसरा प्रश्न आ गया, आपने प्रश्न पढ़ा, शिक्षा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बनाया गया है? आपने प्रश्न पढ़ा, आपने विकल्प पढ़े 21, 21A, 51A, 45। अब आपको लगा कि ऑप्शन नंबर घ और ऑप्शन नंबर को तो इस प्रश्न का उत्तर हो नहीं सकता, इन दो में से ही एक है, ख और गो में से। तो इस प्रकार के प्रश्नों का आप ऐसे सर्कल कर दें, गोल कर दें और अभी छोड़ दें, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें आपको केवल 50%
ही प्रश्न आ रहा है और 50% पर आपको डाउट है, यानी 2 विकल्पों पर आपको डाउट है, आप ऐसे प्रश्न को इस प्रकार से सर्कल करके छोड़ सकते हैं। इनको आप सेकेंड राउंड में हल करने की कोशिश करें। अब एक इस प्रकार का प्रश्न आता है कि निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। यहां पर तिथियां हैं कि कौन से दिवस को संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। अब आपको यहां पर लगता है कि इसका ऑप्शन घ नहीं हो सकता, यानी इसका उत्तर घ तो किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, और ये 3 विकल्प आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार के प्रश्न पर क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं, या अपने हिसाब से कोई चिन्ह लगा दें जो भी आपको अच्छा लगता है। जो आपको 100% आते हैं वो आपने सही किए, जिन पर आपको 50% डाउट है 2 विकल्पों में आपने उसको सर्कल बना दिया, 3 विकल्पों पर डाउट है तो आपने उसको इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह दे दिया। ऐसे आप ध्यान में भी रखें। तो इस प्रश्न को भी अभी आप ना करें, इसे आप थर्ड राउंड के लिए छोड़ दें, आगे बढ़ते रहें। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ें। निम्न में से किसने व्यक्तित्व को शरीर द्रव्यों के आधार पर 4 भागों में बांटा। तो इनमें से किसने शरीर द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में डिवाइड किया। अब आपने ये प्रश्न कभी ना तो पढ़ा था ना सुना था, दूर दूर तक आपने ये प्रश्न ना देखा ना सुना ना कभी हल किया, यानी ये आपकी पहुंच से दूर है, आपके कवरेज क्षेत्र से बाहर है। तो आप इससे बिल्कुल छोड़ दें, इस पर कोई चिन्ह भी नहीं लगाएं, ना क्रॉस ना सही ना सर्कल, छोड़ दें आप इसको। यानी ऐसे प्रश्नों को आप नहीं करें। ऐसे प्रश्न को छेड़ना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अगला प्रश्न है जैसे नेचर ऑफ मैन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। अब एक इस प्रकार का प्रश्न आ गया कि नेचर ऑफ मैन नामक पुस्तक किसकी है। तो इसमें आपको लगता है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की नहीं है, आपने एलिमिनेशन मेथड यूज किया, कार्ल मार्क्स की भी नहीं है, रूसो की भी नहीं है, आपको श्योर पता कि ये हिप्पोक्रेटस की है। और इसी पुस्तक में उन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में विभक्त किया शरीर द्रव्यों के आधार पर। तो इसको आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं, यानी आप इसे सही कर दें। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे किसी प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न थे, आप पहले राउंड में गुजरे, जितने प्रश्न आपको 100% आते थे आपने उन पर सही का टिक कर दिया, केवल प्रश्न पत्र में, बाकी कहीं नहीं। और टिक किस पे करना है, प्रश्न पर, ना कि विकल्प पर। उसके बाद कुछ प्रश्न ऐसे थे जिन पर आपको 2 विकल्पों पर डाउट था, उन पर आपने इस प्रकार का सर्कल बना दिया। तीसरे हुए प्रश्न थे जिन पर आपको 3 विकल्पों पर डाउट था, आपने उन पर एक क्रॉस का सिंबल दे दिया। चौथे ऐसे प्रश्न थे जिन पर आपको कोई पता नहीं था, यानी जो आपको बिल्कुल नहीं आते थे और ना आ सकते हैं, उनको आपने कुछ नहीं किया, यानी छोड़ दिया, ना टिक किया और ना कुछ किया, छोड़ दिया। अब आपको OMR सीट भरनी है। OMR सीट भरने के लिए आप सबसे पहले किन प्रश्नों को भरोगे, आप भरोगे जिन प्रश्नों को आपने सही किया है, यानी जो आपको 100% सही लगते हैं, केवल उनकी आप OMR सीट भर दें पहले राउंड के उपरांत। अभी बताऊंगा कि OMR को यहां पर ही क्यों भरें। एक प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पढ़ा आपने, निम्न में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन महिला 49 किलोग्राम में रजत पदक जीता है। अब आपको लगा कि मीरा भाई चानू तो नहीं है, PV सिंधु, लोवलिना बोरगोहेन या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको लगा कि इसमें से कौन हो सकता है, ठीक है, डाउट है आपको। तो चारों में से अगर यदि आपको कोई विकल्प नहीं आ रहा तो आप प्रश्न को छोड़ दें। 3 पर डाउट है तो आप उसको क्रॉस दे दें, सही है तो आपको सही का टिक लगा दें, या 2 विकल्पों पर डाउट है तो आप उस पर सर्कल लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आप, मैंने वही बता रखा कि संदेह वाले प्रश्नों को कुछ चिन्ह दे दें ताकि उन पर ही नजर जाए। चिन्ह इसलिए दिए जाए क्योंकि जैसे आपको पता है जो आपने सही कर दिए, इसका मतलब आप इनको दोबारा नहीं देखना है, या आप हल कर चुके हैं। सर्कल वालों को आपको सेकंड राउंड में देखना है, इसलिए आप उन पर गोला दे दें। क्रॉस वालों को आप तीसरे राउंड में देखेंगे, आप गुणा दे दें। और ऐसे प्रश्न जिनको आपको छेड़ना ही नहीं है उन पर आप कुछ ना करें। तो इससे आप स्पष्ट कर पाओगे, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होगा प्रश्न पत्र को इधर उधर पलटाने में, या आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने कौन सा प्रश्न कर लिया कौन सा छोड़ दिया, क्योंकि आपने उन्हें अपने हिसाब से कोई स्पेसिफिक सिंबल दिया है। फिर OMR सीट को प्रत्येक चरण पूरा होने के बाद भरें।
ऐसा क्यों? यह मेरे अनुसार है और ऐसा लोग करते भी हैं, काफ़ी फायदा होता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि जैसे एक प्रश्न हल किया, साथ में OMR भी भर दिया, दूसरा प्रश्न हल किया OMR भर दिया, तीसरा प्रश्न हल किया OMR भर दिया उसी समय। ऐसा करना वैसे अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? एक तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, दूसरा आप मानवीय भूल यानी ह्यूमन एरर और कन्फ्यूजन की वजह से गलत विकल्प पर टिक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि उत्तर बी था और आपने वहाँ डी पर सर्कल भर दिया, फिर जब आप बाद में घर आके देखते तो आपको लगता है कि ये बड़ी मिस्टेक हो गई, सही प्रश्न भी गलत आपका हो जाता है। OMR सीट को प्रत्येक चरण पूरा होने के बाद भरने से फायदा क्या होता है? एक तो आपका समय बचेगा, यहाँ पर आप केवल OMR सीट भरने का कार्य कर रहे हैं तो समय आपका बच जाएगा। दूसरा, मानवीय भूल से बचने की संभावना यानी हड़बड़ाहट में गलत गोला फिल करने से आप बच जाओगे। कई बार क्या होता है कि आप प्रश्न को भी देख रहे हैं, उधर OMR भर रहे हैं, तो मानवीय भूल यानी ह्यूमन एरर की वजह से आप गलत सर्कल को फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप उससे बच जाओगे। तीसरा फायदा इसका क्या है कि संदेह वाले प्रश्न के उत्तर बाद में याद आ सकते हैं। यानी जिन प्रश्नों पर आपको डाउट था, कंफ्यूज था, जो आपको उस समय स्पष्ट याद नहीं आ रहे, हो सकता उस चरण को पूरा होने तक वे प्रश्न आपको याद आ जाएं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, तो तब आप उससे फिल करें। चौथा, इस समय थोड़ा आराम भी आपको मिलेगा। जब आप OMR भर रहे होंगे तो आप थोड़ा रिलैक्स भी फील करेंगे, क्योंकि आप उस समय कुछ बड़ा काम करने के उपरांत OMR भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। आप यहाँ पे पानी भी पी सकते हैं। अब है समय का सही प्रबंधन कैसे करें, यानी टाइम मैनेजमेंट कैसे करें प्रश्न पत्र को हल करते समय। पहले से ही अपने मस्तिष्क में स्पष्ट योजना बना लें कि कितने समय में कितने प्रश्न हल करने हैं। ठीक है, तो पहले आप एक रणनीति बना लें घर से कि मैं इतने मिनट के अंदर इतने प्रश्न हल करूंगा, इतने मिनट के अंदर इतने करूंगा और टोटल इतने करूंगा। ऐसी आप एक रणनीति अपने दिमाग में पहले से बना के रखें किसी भी प्रश्न में, किसी भी परीक्षा में। और प्रश्नों को अटेम्प्ट प्रश्न पत्र की कठिनाई के अनुसार ही करें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को ये लगता है कि कितने प्रश्न हल करने होंगे, कटअप कितनी जाएगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने प्रश्न मुझे हल करने चाहिए, ऐसा उनको लगता है। और वही जैसे बाजार का जादू आपने पढ़ा होगा, जैनेंद्र कुमार की कहानी है, तो उसमें बाजार अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है किसी कस्टमर को, तो वही परीक्षा हॉल में होता है कि हर प्रश्न कहता है कि मुझे टच करो, मुझे छेड़ो, मुझे हल करो, और आप उन प्रश्नों को भी वहाँ हल कर देते हो जिनको आपने ना कभी देखा ना कभी सुना, यानी चारों विकल्प आपकी तरफ से अनभिज्ञ हैं। तो आप वहाँ पर क्या करें, प्रश्न को अटेम्प्ट प्रश्न पत्र की कठिनाई के अनुसार ही करें। यदि प्रश्न पत्र काफ़ी कठिन है तो आप कम प्रश्नों को हल करें, और यदि प्रश्न पत्र सरल है तो आप थोड़ा सा अधिक प्रश्नों को हल करें। यानी आप प्रश्न पत्र की कठिनाई के स्तर को वहाँ पर समझ लें कि इसकी कटअप लगभग कितनी जा सकती है, प्रश्न कितने हैं। आप अपनी तैयारी के अनुसार प्रश्न पत्र का जो लेवल है, उसका जो कठिनाई का स्तर है, उस पर ध्यान दें। और वो ध्यान आपको कब देना है, जब आप पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे राउंड में प्रश्न पत्र को हल कर रहे होंगे। उस समय आपको पता लग जाएगा कि प्रश्न पत्र सरल है, कठिन है या सामान्य है करके। अब आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। यदि किसी प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न हैं और 2 घंटे का समय है, यानी आपके पास 120 मिनट हैं, तो आपको 100 प्रश्न करने हैं 120 मिनट में। ठीक है, तो ये आपको पहले से रणनीति बनानी है घर से ही। तो आप पहले राउंड में कौन से प्रश्न हल करोगे, जो आपको 100% आते हैं। दूसरे राउंड में किसको करोगे, जिनमें आपको 2 विकल्पों पर कंफ्यूज है। तीसरे में आप किसे करेंगे, जिसमें आपको 3 विकल्पों पर संदेह है। चौथे वाले प्रश्न को आप बिल्कुल नहीं छेड़ोगे, यानी जिनमें आपको कुछ अता पता नहीं है। तो उदाहरण के लिए पहले चरण में आपने 40 प्रश्न किए और 40 मिनट खर्च किए, क्योंकि आप यहाँ पर 1 मिनट में एक प्रश्न कर लोगे। आपको OMR नहीं भरना, सिर्फ प्रश्न पत्र में ही टिक करना है। तो नॉर्मल सी बात है, किसी प्रश्न को तो आप 10 सेकंड में भी कर दोगे। मैंने यहाँ पर 1 मिनट लगाया है कि आपने 40 मिनट में 40 प्रश्न हल किए, आपके लिए सरल थे और ये सब एक्यूरेट भी है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हैं जो 100% आपकी दृष्टि में सही हैं। अब आप यहाँ पर OMR भरें, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर जो सीट होती है उसे आप यहाँ पर फिल करें। 40 प्रश्न आप फिल कर दोगे OMR में जो सही हैं, उसके बाद OMR को साइड रख दें।
दूसरे चरण में उन प्रश्नों को हल करें जिस पर आपको 2 विकल्पों में कंफ्यूज था। इसमें आप लगभग 25 प्रश्न हल करें 35 मिनट में। हो सकता है आपको 30 आ जाएं दूसरे राउंड में या 20 ही आए। तो मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि आपने 25 प्रश्न हल किए दूसरे राउंड में और इसमें आपने 35 मिनट खर्च किए। फिर आप दूसरे राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से OMR भरें। ठीक है, अब आपने कितने मिनट खर्च कर दिए? फर्स्ट में आपने 40 मिनट खर्च किए और दूसरे में आपने 35 मिनट, तो 75 मिनट आपने खर्च कर दिए। अब आपके पास आखिरी के 45 मिनट बचे हैं। 45 मिनट आपके पास काफ़ी हैं और आपने 45 मिनट में कितने प्रश्न हल कर लिए? पहले राउंड में 40 किए, दूसरे राउंड में आपने 25 किए, यानी आप 65 प्रश्न हल कर चुके हो 75 मिनट में। तो लगभग आपकी पकड़ अब सही हो चुकी है और आपके पास अब 45 मिनट बचे हैं। 45 मिनट बचे हैं और आपके पास 35 प्रश्न बचे हैं। तो इसमें आप वे प्रश्न हैं कुछ तो जो आप बिल्कुल नहीं जानते और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें आपको 3 विकल्पों पर संदेह होगा। तो तीसरे चरण में उदाहरण के लिए आपने 7 प्रश्न किए और उसमें आपने 20 मिनट खर्च किए, यानी आपने 3 मिनट में एक प्रश्न हल किया। तो आपने लगभग 7 प्रश्न किए। हो सकता है आप 8 करें, 5 करें, 2 करें। फिर आप यहाँ पर तीसरे राउंड का OMR फिल कर दें। अब आपने 65 पहले किए थे, 65 और 7 72, आपने 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए जो आपकी दृष्टि में लगभग सही हैं और आपको लगता कि इतने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप यहीं पर इसे छोड़ दें। फिर देखो, आपने पहले राउंड में 40 मिनट खर्च किए, दूसरे राउंड में 35 मिनट खर्च किए, तीसरे राउंड में आपने 20 मिनट खर्च किए, कुल मिला के आपने 95 मिनट खर्च किए प्रश्न पत्र पर। OMR भरने का टाइम मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। 95 मिनट में आपने कितने प्रश्न हल किए? 72। अब आपके पास बचे 25 मिनट। 25 और 95 120 मिनट। तो 25 मिनट में आप OMR सीट फिल कर सकते हैं तीनों राउंड में। पहले राउंड में आपने जैसे 8 मिनट लिए, दूसरे राउंड में भी आपने कुछ मिनट लिए, तीसरे राउंड में आपने कुछ मिनट लिए। हो सकता पहले राउंड में 40 थे तो आपने वहाँ पर 15 मिनट लिए, दूसरे राउंड में आपने 7 मिनट लिए, तीसरे राउंड में आपने कुछ मिनट लिए। तो 25 मिनट में आपको कुल मिला के OMR सीट फिल करनी है वहाँ पर और आपके 120 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। और यदि कुछ मिनट बच जाते हैं तो आप लास्ट में अपने OMR को रिव्यू कर लें, अच्छे से देख लें उसे, और हो सकता आपकी जो बेसिक डिटेल्स है उसे चेक कर लें। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सम्मिलित करने वाले प्रश्नों को कैसे हल करें। कुछ प्रश्न आते हैं जो मिलान वाले होते हैं, तो इनको आप कैसे हल करें। इनमें काफ़ी टाइम भी लगता है, कई बार हम काफ़ी समय बर्बाद करते हैं और प्रश्न सही नहीं हो पाता। तो इसका एक सही तरीका यह है कि जैसे यहाँ पर पूछा गया है, बुद्धि के सिद्धांतों के संबंध में निम्न कूटों में से कौन सा सही सम्मिलित है। यहाँ एक तरफ बुद्धि का सिद्धांत दिया है, एक तरफ प्रतिपादक दिया है। अब ऐसा यदि प्रश्न आया और आपने ये भी पढ़ा और इधर की तरफ भी पढ़ा और आपने देखा कि आपको इसमें सिर्फ एक ही विकल्प आ रहा है, आपने देखा कि आपको सिर्फ चौथे का घो आता है, यानी चौथे नंबर का घो आता है, अर्थात जो ये 4 है इसका घो वाला ही आपकी नज़रों में सही है सिर्फ, और ये सही है आपको ऐसा लगता है। तो फिर आप क्या देखें यहाँ पर ऐसे प्रश्न को हल करते समय कि चौथे का घो और कहाँ कहाँ है। चौथे का घो यहाँ नहीं है, चौथे का घो यहाँ भी नहीं है, चौथे का घो यहाँ भी नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 100% इसका उत्तर यही होगा, क्योंकि चौथे का घो एक ही है और वह आपको आता भी था। तो एक खंड सिद्धांत घो का है, तीसरे का घो तो ये इसका है, दूसरे का खो ये इसका है, पहले का को यानी ये इसका है। तो आपका प्रश्न यहाँ पर सही हो जाएगा कुछ ही सेकंड में और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं बढ़ेगा। तो आपको ऐसे ही से देखना है, आप सही कर पाओगे। फिर इसी प्रकार का एक प्रश्न मैंने आपके लिए यहाँ पर फिर से डाला है। यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनके खेलों से दिए गए कूट से सही सम्मिलित कीजिए। एक तरफ खिलाड़ी, दूसरी तरफ खेल। अब यह एक ऐसा प्रश्न है, यदि इस प्रकार का प्रश्न आपको आता ही नहीं है, आपने कभी नहीं देखा, तो आप कोशिश कर सकते हैं इसे छेड़ने की। कई बार लोग इस प्रकार के प्रश्न को सही कर देते हैं तरीके से। आपको यह इसे ऑब्जर्व करना है ध्यान से, कुछ मिनट खर्च करने इस पर और इसे समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पर अपनी रणनीति का प्रयोग करना है। आपने देखा कि जैसे पहले में क्या लिखा, पहले का खो है इस ऑप्शन में, फिर तीसरे में पहले का खो है 2 में। आपने चौथे विकल्प को पकड़ा, आपने देखा कि इसमें
4 का पहले में को है, दूसरे में भी इसका को दिया है, तीसरे में इसका को नहीं है, चौथे में इसका को दिया है। आपने देखा कि 3 विकल्प में इसने क्या दिया है, को दिया है, और सिर्फ एक विकल्प ऐसा जिसमें गो दिया है। फिर दूसरे में आपने फिर चेक किया, ये आपको आता नहीं, आपको वहां पर रणनीति लगानी है। आपने देखा कि दूसरे विकल्प में इसने पहले में गो दिया, दूसरे में गो दिया, फिर कहीं गो नहीं दिया, ठीक है। उसके अतिरिक्त फिर आपको एक दिमाग लगाना है कि जैसे तीसरे में इसने घो दिया, पहले में घो, तीसरे में भी घो दिया और चौथे में भी घो दिया, और यहां पे इसने को खो, यहां पे खो। तो इस प्रकार से आपने देखा, उदाहरण के लिए जैसे ये चौथे नंबर का था तो इसमें पहले में को था, दूसरे में को था, तीसरे में को था, तो 3 में को था। तो इधर आपने देखा कि 4 का को, इसका भी को कह रहा, और यानी 3 विकल्प में इसने 4 का को बताया है। तो इसी प्रकार की कुछ आप रणनीति का प्रयोग करें। फिर फाइनली आपने देखा कि एक ही विकल्प ऐसा जिसमें 4 का गो है, यानी 4 का गो है, यानी ये है। फिर आपने लगाया दिमाग कि इसमें तीसरे का घो है, अर्थात इसका ये हो सकता है, दूसरे का को हो सकता है, और फिर पहले का हो सकता है। तो आप इस प्रकार से कुछ रणनीतियों का प्रयोग करके सही उत्तर के करीब पहुंच सकते हो। ऐसे चांस होते हैं, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इस प्रकार की रणनीति अपनाएं यदि आपके पास समय बचता है तब, अदरवाइज आप ना छेड़ें यदि आपको बिल्कुल नहीं आता है। अब यहां पर एक प्रश्न ऐसा है जो कई बार आप मानवीय भूल की वजह से, जल्दबाजी के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में गलत करते हो। प्रश्न पढ़ लीजिए, निम्न में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। यहां पर देखो नहीं किया गया लिखा है, और कई बार क्या होगा कि आप हवाई में प्रश्न को पढ़ोगे कि निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया। आपने कहा अरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन को तो किया गया था, एकदम सही, आपने वह मार पकड़ी, वहां पे घिस दिया। आप घर आए, आपने प्रश्न देखा कि किसे सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान नहीं किया गया। आपने देखा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले दिया गया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को सबसे पहले दिया गया, चंद्रशेखर वेंकट रमन को सबसे पहले दिया गया, लेकिन इंदिरा गांधी को पहले नहीं दिया गया। आपने सोचा कि अरे ये तो गलत हो गया, जबकि ये प्रश्न आपको आता था। तो ऐसी गलती नहीं करनी, प्रश्न पूरा पढ़ना है। इन तीनों को सबसे पहले दिया गया था 1954 में, राधाकृष्णन को, राजगोपालाचारी को और वेंकट रमन को। इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया था। यहां पर मैं आपको ये भी बता देता हूं। अब मैं आपको यहां पर वही बातें बता देता हूं जो आपको इनके अलावा ध्यान में रखनी है। जैसे अपना प्रवेश पत्र, वो आधार कार्ड, वो पेन, काली या नीली, इसे आप पहले दिन ही तैयार कर लें, पहले ही देख लें, ताकि आपको दूसरे दिन हड़बड़ाहट ना हो। पानी की बोतल आप अपने लिए रख सकते हैं। सही समय पर परीक्षा केंद्र में पहुंचना है आपको, कम से कम आधा घंटे 1 घंटे पहले आप वहां पहुंच जाएं। कई बार क्या होता है कि आप 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले पहुंच रहे हैं, फिर वहां पर चेकिंग होती है, आपको अपना पर्स कहाँ रखना है, आपका बैग कहाँ रखना है, मोबाइल फोन कहाँ रखना है, आपका पैसे हैं तो आप उन्हें कहाँ रखना है, इस प्रकार से दिक्कत आती है। तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, फिर उसका असर परीक्षा हॉल में प्रश्नों को हल करते समय भी दिखता है, परिणाम स्वरूप आप गलत कर देते हो। अगला, OMR सीट में बेसिक जानकारी को सावधानी पूर्वक भरना, वो सही उत्तरों वाले सर्कल पर ही सही से गोला करना। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप वहां पर भरते हैं, जैसे आपका रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, तो या कोई भी चीज़ वहाँ पर हो सकती है, सेंटर कोड या आपका प्रश्न पत्र कौन सा सेट है, सीरीज, उसे फिल करना, तो सही से करें। कई बार आप इसमें गलती कर देते हो, फिर उसके बाद आपको एक तनाव हो जाता है जो कि पूरे प्रश्न पत्र को हल करने के दौरान आपके दिमाग में रहता है। परिणाम स्वरूप आप एक प्रकार से नकारात्मकता की भावना पैदा कर लेते हो और गलत कई प्रश्नों को कर लेते हो। तो इसे आप अच्छे से फिल करें। OMR कब भरनी है वो मैं आपको बता चुका हूं। अगला है यहाँ पर प्रश्न को सही से समझना, विकल्पों को सही से समझना। हिंदी व अंग्रेजी में यदि कोई कुछ गलत छपा है तो अंग्रेजी को प्राथमिकता देना चाहिए। तो आपको प्रश्नों को अच्छे से समझना है, बाइलिंगुअल हिंदी और अंग्रेजी में, उनकी विकल्पों को भी अच्छे से समझना है। और यदि कोई प्रश्न गलत छपा है, आपको डाउट हो रहा है, तो आप अंग्रेजी वाला जो पोर्शन है उस वाले उत्तर को प्राथमिकता दें, क्योंकि अंग्रेजी को ही प्राथमिकता दी जाती है। फिर OMR सीट जमा करने से पहले अंत में आप अपनी OMR सीट का पुनरावलोकन कर लें, समीक्षा कर लें कि कोई सर्कल आपसे छूट तो नहीं गया है, जो प्रश्न आपको आता था, या कुछ बेसिक डिटेल आपने गलत तो नहीं भर दी है, इसे भी आप वहां पर चेक कर लें। तो ये कुछ स्टडीज थी, कुछ रणनीतियां थी जिन पर आपको वहां पर ध्यान केंद्रित करना है। अब मैंने उस प्रश्न का उत्तर यहां पर बताया है। व्यक्तित्व को शरीर द्रव्य के आधार पर 4 भागों में बांटा था, किसने? हिप्पोक्रेटस ने।
काला पित्त, इसकी विशेषताएं इन्होंने बताई, उदास, हताश, मंदित, निराशावादी। पीले पित्त वालों की विशेषता बताई, क्रोधी, चिड़चिड़ा और गुस्सैले स्वभाव इनका होता है। रक्त प्रधान वाले लोग आशावादी होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं, यानी सबसे अच्छा इन्होंने इसी को कहा। कफ या सश्लेष्मा वाले लोगों को इन्होंने बताया ये प्रवृत्ति वाले होते हैं, यानी विरक्त होते हैं, भाव शून्य होते हैं, निष्क्रिय व्यक्ति ये होते हैं। तो ये 4 प्रकार बताए इन्होंने द्रव्यों के आधार पर जो शरीर में उपलब्ध होता है उनके आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के। तो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहा होगा। इसमें आपको कुछ रणनीतियाँ मिली होगी जिनको आपको परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र को हल करते समय ध्यान देना है। ठीक है, OMR सीट को कब भरना है, प्रश्न को राउंड में आपको हल करना है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में। और इसके अलावा आपको ओवर कॉन्फिडेंट वहाँ पे नहीं रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट आपके लिए घातक हो सकता है, उस पर भी आपको ध्यान रखना है। समझ गया आप। और एलिमिनेशन मेथड यानी निष्कासन विधि को आपको प्रयोग करनी है। तो ये आप समझ चुके होंगे। इसमें मैंने सब बता दिया कि आत्मविश्वास कैसे रखें, पहले किस भाग को करें, बाद में किसे करें, प्रश्न को सही से कैसे समझें, प्रश्नों को विभिन्न चरणों में कैसे हल करें, कौन से प्रश्न को हल करें और कौन से प्रश्न को छोड़ दें, ये भी बता दिया। कितने प्रश्न हल करने इसका अनुमान कैसे लगाएं। तो आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र की कठिनाई पर ध्यान देना कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। टाइम मैनेजमेंट मैंने बता दिया, एलिमिनेशन मेथड बता दिया कि आपको विकल्पों को काटना है, OMR सीट कब भरनी है बता दिया, और अन्य किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है इस पर भी हमने डिस्कस किया। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, इनको आप अपने माइंड में सेट कीजिए। किसी भी परीक्षा में आप इनका यूज कर सकते हो। सपना एक देखो, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके लिए शुभ संदेश। खुश रहो, मस्त रहो, अपनी मंजिल को 100% अच्छी रैंक के साथ अचीव करो।